वेलकम। जैसे कि आप जानते होंगे मेरा नाम है साक्षी और मैं आपको यहाँ पे सोशल साइंस पढ़ाती हूँ, वो भी हिंदी मीडियम में। और फिलहाल हमने इस चैनल के ऊपर फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर रखा है। और अभी हम जो आपके मिड टर्म, क्योंकि मैं मिड टर्म के हिसाब से पढ़ूंगी तो मिड टर्म में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 and 5 आ रहा है, तो अभी हम 5 पढ़ाएंगे हिस्ट्री का। वैसे भी इन्हीं चैप्टर में थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है, उसके बाद जब ज्योग्राफी वगैरह आएगी मैं उसको जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करूंगी। बट फिलहाल आज हम इस वीडियो में हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 की यूनिट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। यूनिट 1 ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अब हम हेडिंग देखते हैं इस चैनल में, मतलब सॉरी इस चैप्टर की यूनिट 2 में क्या हुआ क्या नहीं। तो हेडिंग देखते हैं हम कि औपनिवेशिक शासन और चरवाहे का जीवन। चरवाहे और चरवाहों में आप चरवाहों और चरगाहों में आप अंतर जानते ही होंगे, क्योंकि इससे पहले यूनिट 1 में मैंने वो अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं एक छोटी सी चीज बता देती हूँ आपको कि अभी हम किसके चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जैसे जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसके टाइम पे जो चरवाहे थे, जो अपने अंदर बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं, झुंड रखते हैं पशुओं का, वो जो लोग थे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनके लिए क्या क्या शासन उन लोगों ने नियम वगैरह बनाए, वो सब उस चीज के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहली चीज जो उन्होंने उनकी जिंदगी में बदली है, क्योंकि उनकी ब्रिटिश शासन के आने के बाद उनकी जिंदगी में बहुत सारे प्रभाव पड़े हैं, बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। तो पहली क्या है कि अंग्रेजी सरकार चरगाहों को कृषि की जमीन में बदल देना चाहते थे। मतलब जो अंग्रेजी सरकार है, ब्रिटिश लोग हैं, वो क्या करते थे, जो चरगाहे होते हैं, चरगाहे आप जानते होंगे जहाँ चरवाही अपने पशुओं को खाना खवाने, चारा चरवाने के लिए जाते हैं, वो चरगाहे उन सारी जमीनों को वो कृषि मतलब खेती की जमीनों में बदल देना चाहते हैं। क्यों बदल देना चाहते हैं? जमीन से मिलने वाला लगान और उसकी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है। कृषि का क्षेत्र बढ़ने से सरकार की आय में और वृद्धि हो सकती है। मतलब कृषि का क्षेत्र ज्यादा होगा, मतलब जैसे मान लो कि पहले छोटी से हमारे पास कृषि थी और अब हमारे पास इतनी ज्यादा कृषि है, तो ऑफ कोर्स इतनी ज्यादा कृषि में ही हमें मुनाफा होगा ना, कंपैरिजन टू वो जो छोटी वाली जो कृषि हम पे पहले थी। तो मान लो कि एक छोटी वाली कृषि थी, अब उन्होंने चरगाहे थे उनको भी कृषि में बदल दिया, तो उनके पास ऑफकोर्स जहाँ खेती होती थी वो वाला जगह जो ज्यादा हो जाएगी, तो उनकी जो वृद्धि होगी, मतलब जो फायदा होगा, मुनाफा वो भी ज्यादा ही हो जाएगा ऑफकोर्स। तो इसलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इसके अलावा इससे जूट, पटसन, कपास, गेहूं और अन्य खेती हर चीजों के उत्पादन में भी बढ़ोतरी हो जाती थी, जिनकी इंग्लैंड में मांग होती थी। क्योंकि हर एक जगह पे अपनी अलग अलग चीज उगाई जा सकती हैं। जैसे इंग्लैंड में जो चीज उगाई जा सकती है वो इंडिया में नहीं उगाई जा सकती, जो इंडिया में उगाई जा सकती है वो इंग्लैंड में नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि हर एक जगह हर एक देश का अपना अलग अलग क्लाइमेट है, ठीक है। तो जैसे कि अब ये जो सामान है, जो चीजें हैं, जूट वगैरह, गेहूं, कपास, ये जो है ये इंडिया में ही उगाया जा सकता है, क्योंकि जो इंग्लैंड है वो बहुत ज्यादा वहाँ पे बड़ी ठंड वगैरह होती है, तो वहाँ पे ये नहीं उग सकता। तो इस वजह से यहाँ पे इंडिया में ही उगाया जाता है। और ऑफकोर्स अगर ये इंडिया में उगाया जाता है, इनका उत्पादन हो रहा है, इनका उत्पादन बड़ी मात्रा में होगा, और क्योंकि क्यों होगा, अधिक मात्रा में करेंगे तभी तो, क्योंकि इंग्लैंड वालों को उसकी जरूरत है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि अंग्रेजी अफसरों को बिना खेतों के, मतलब बिना खेती की भूमि का कोई उपयोग समझ में नहीं आता। जैसे जो ये चरगाहे होते थे, इनमें क्या होता वो घास वगैरह उगती थी, तो ये सोचते थे कि जो एक जमीन है इसमें कोई खेती वगैरह तो होती नहीं है, तो इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो वो ये इस बात को समझ नहीं पाते थे कि ऐसी जमीन का उपयोग है क्या भाई, क्योंकि ना ही इस पर क्या कहते हैं लगान उगाया जा सकता था और ना ही पैदावार कोई और मतलब चीज उगती थी, ठीक है। तो मतलब ना इस पे लगान उग रहा है, ना कोई और चीज उग रही है, तो इसका मतलब कोई फायदा है क्या फिर इस जमीन का। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 19वीं सदी के मध्य तक देश के विभिन्न भागों में भूमि विकास नियम चलाए गए, ठीक है। भूमि विकास नियम चलाए गए। अब ये भूमि विकास नियम के तहत क्या होता था वो मैं बताती हूँ। मतलब भूमि विकास नियम था क्या, एक तरीके से इस नियम के मध्य से सरकार गैर खेती हर जमीन को अपने नियंत्रण में ले लेती, मतलब अपने कब्जे में ले देती है। गैर खेती हर जमीन क्या ही होगी, ऑफकोर्स चरगाहे ही होंगे, जहाँ पे चरवाहे अपने पशुओं को खाना खवाते हैं, वही जमीन होगी ऑफकोर्स। तो वो जो जमीन थी वो उन्होंने हथियाना शुरू कर दी, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं मतलब उसको नियंत्रण में लेने के बाद लेकर कुछ खास लोगों को वो दे देते हैं, रियायतों देकर सौंप देते थे। इस जमीन को खेती के लायक बनाना और उस पर खेती करने के लिए प्रोत्साहन देते थे। मतलब जो खास लोग थे ना, उनका रियायत देके वो लोग क्या कहते थे कि ये जो जमीन है ना, क्योंकि अभी इस पे तो क्या कहते हैं घास वगैरह उग रही है, ये इस पे कृषि करने लायक तो ये है नहीं फिलहाल अभी, तो उसको क्या कहते थे वो कि इसको कृषि करने लायक पहले बनाओ, मतलब खेती कर सके इस पे, वो बनाओ, फिर इस पे खेती करो। उसके लिए उनको बढ़ावा देते थे कि आप इस पे खेती करो, ये वो फलाना ढिमकाना। क्यों? अब भाई इंसान क्यों करेगा, उसको कोई फायदा होगा तभी तो करेगा ना वो फायदा मैं बताती हूँ, वो क्यों प्रोत्साहन देंगे, कुछ फायदा होगा तभी तो इंसान तुम्हारा काम करेगा। क्यों? क्योंकि वैसे कुछ लोगों को क्या करते थे, मुखिया बना देते थे, ये इससे ही तो उन्हें अरे भाई हम तो मुखिया बन जाएंगे, इसलिए वो उनका काम करते थे, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं
कि यह अधिकतर जमीन चरगाहों की होती थी। चरगाहों की होती थी, इस तरह से चरगाहों की चरगाहें हैं सिमटने लगे, मतलब जो उनके पशुओं को खाना खवाने की जगह होती थी, खाना खिलाने की जगह होती थी, वो कम होती गई। ठीक है, सिमटने का मतलब है कम होती गई और उनके लिए मुसीबत पैदा होने लगी। मतलब उनके पास बहुत बड़ा झुंड है और उनके मतलब जहाँ उनके पशु खाना खाते हैं वो जो जमीन है वो कम होती जाएगी, तो भाई उनके पशुओं को खाना कहाँ से मिलेगी, तो उनके लिए एक पहली मुसीबत ये हो गई। उसके बाद हम दूसरी मुसीबत के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी बात कि 19वीं सदी के मध्य तक आते आते देश के विभिन्न प्रांतों में वन अधिनियम चलाया गया। वन अधिनियम क्या था, ये इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके तहत सरकार में कई वनों में को आरक्षित कर लेते हैं, मतलब आरक्षित घोषित कर लिया। मतलब जैसे हम कहते नहीं है, आपने बहुत जगह आप गए होंगे जैसे कि, तो आपने बहुत जगह ऐसे देखा होगा कि ये जो सीटें वगैरह हैं ये वीआईपी के लिए, वीआईपी जो है उनके लिए आरक्षित है, वीआईपी के लिए आरक्षित है, मतलब इस पे खाली वीआईपी लोग ही बैठेंगे ऐसे। इसलिए उन्होंने जो कुछ वन थे वो आरक्षित कर लिए, मतलब ये ब्रिटिश सरकार जो है उनके वन है एक तरह से, वो हो गया। मतलब ये ब्रिटिश सरकार के वन है, अब इसमें तुम नहीं घुस सकते। घुसोगे तो ऑफकोर्स या फिर वो तुम पे टैक्स लगा देंगे, जेल वगैरह का कुछ सिस्टम रखते होंगे। टैक्स का होता था वैसे तो फिलहाल। क्या कहते हैं, वन अधिनियम चलाया गया। इसके तहत सरकार ने कई वनों को आरक्षित घोषित कर दिया था, जहां साल या देवदार जैसी जो कीमत, मतलब साल और देवदार जैसी जो ये क्या कहते हैं लकड़ी है ये उगाई जाती थी। और ये जो लकड़ी होती है ना बहुत कीमती, मतलब कहते हैं ना बहुत ज्यादा पैसों में जाती है, ये बहुत कीमती लकड़ी होती है ये, जो उन वनों में उगाई जाती थी। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन वनों में चरगाहे जो होते हैं ना, मतलब चरवाहों का घुसना मना था। ठीक है, वो उसमें नहीं जा सकते थे, अपने क्या कहते हैं जो झुंड वगैरह है, पशु वगैरह उनको चराने के लिए किसी की वजह से नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो आरक्षित है, इसलिए उन्होंने ये वन अधिनियम चलाकर क्या करा कि सारी मतलब कुछ जो वन थे उनको आरक्षित कर लिया, मतलब अपना घोषित कर लिया कि अब ये जमीन मतलब ये वन हमारा है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जंगलों को आरक्षित घोषित किया। हाँ, पहले उन्होंने वनों को आरक्षित घोषित करा, अब उन्होंने जंगलों को आरक्षित घोषित करा, पर इन वनों में चरवाही के लिए कुछ परंपरागत अधिकार भी दिए गए थे। मतलब जैसे जो आपके रीति रिवाज, आपके मतलब रीति रिवाज से जो जुड़े अधिकार होते हैं ना, वो उनको दिए तो गए थे, लेकिन इसके बाद आप देखें कि उनकी आवाजाही पे ना बंदिश लगा रखी थी। मतलब उनकी जो आवाजाही उन पर बंदिश, मतलब रोक लगा रखी थी। मतलब जो जंगल उन्होंने वन को तो आरक्षित किया ही कर, पर साथ में जंगल जो थे ना उनको भी आरक्षित कर लिया, मतलब वो उन्होंने भी अपना कर लिया, लेकिन उनमें चरवाहों को उनको अधिकार दिए गए थे। बट क्या था, उनकी जो आवाजाही थी ना वो जंगल में बंद कर रखी थी, बंदिश लगा रखी थी। औपनिवेशिक अफसरों को लगता था कि चरवाहों के रेवड़ छोटे पौधे को कुचल देते हैं और कोपल खा जाते हैं, जिससे पेड़ की वृद्धि रुक जाएगी। मतलब जो औपनिवेशिक अफसर जो होते थे उनको क्या लगता था कि जैसे जो ये चरवाहे होते हैं ना, ये जो अपने अंदर झुंड रखते हैं, जो ये इनके झुंड है बड़े बड़े, ये जैसे ऐसा जंगलों में जाते हैं तो जैसे जो छोटे छोटे पौधे ये वो खा जाते हैं, और जो कोपल होता है जिससे पेड़ की वो भी मतलब जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको वो कुचल देते हैं, और जो कोपल है वो खा जाते हैं, जिससे जो पेड़ की होगी ना वो वृद्धि रुक जाएगी। इस वजह से वो मतलब मना करा करते थे कि आप सब वन वगैरह में नहीं जा सकते। वन अधिनियम द्वारा अब चरवाहों को उन वनों में जाने से रोक दिया जाता था जो पहले मवेशियों के लिए बहुत बहुमूल्य चरगाहे का स्रोत होते थे। इस जो ये कहते हैं वन अधिनियम द्वारा क्या करते थे वो कि जो वन होते थे जिनको उन्होंने आरक्षित कर लिया था, उन वनों में उन्होंने जाने से रोक दिया जाते थे। वो कौन से वन होते थे जहाँ पे एक टाइम पे जब ब्रिटिश राज्य आने से पहले, मतलब ये अंग्रेजी लोगों के आने से पहले वहाँ पे जो उनके पशु वगैरह थे बहुत ज्यादा, मतलब उनका वो एक तरह से चारे का स्रोत होता था कि हाँ, जैसे मैंने आपको पहले से यूनिट 1 में पढ़ा रखा है कि वो गर्मियों में वहां जाते थे, सर्दियों में वहां जाते थे, तो ऐसे ही होगा ना कि गर्मियों में वो वहां आते होंगे, सबसे बड़ा वही होता होगा उनके पास कि हाँ यहीं पे सबसे ज्यादा चारा होता है, तो वहां पे वो जाने के लिए वहां पे उन्होंने रोक लगा रखी थी। ठीक है, जिन क्षेत्रों में उन्हें प्रवेश की रियायत दी गई थी वहां भी उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी। वनों में दाखिले के लिए परमिट लेना पड़ता था। मतलब कुछ वन, ऐसा थोड़ी ना भाई सभी चीजें ले लोगे, तो जो कुछ वन थे, कुछ जगह थी जहाँ पे उनको जाने के लिए क्या कहते हैं छूट थी, पर वहां पे भी उन पे एकदम कड़ी नजर रखी जाती थी। क्यों? क्योंकि उनका कड़ी नजर रखी जाती थी और ऊपर से उनको परमिट लेके जाना पड़ता। परमिट पर पहले से ही लिखा होता था कि वन में उनके प्रवेश और वापसी का समय, कि मतलब परमिट पे पहले से लिखा है कि हाँ यहाँ पे आप 1 महीने के लिए रुकेंगे। वैसे कि मान लो कि गर्मी 6 महीने की है, अब आप उनसे कह रहे हो कि 1 महीने के लिखेंगे, बाकी वो 5 महीने कहाँ जाएंगे, तो यही है कि परमिट पे जो समय लिखा होता था वो बहुत ज्यादा ही कम होता था। और अगर वो समय पे बाहर मतलब क्या कहते हैं उस जगह से वापिस नहीं आते थे तो उनपे ना जुर्माना लगाया जाता था। वही आगे लिखा भी हुआ है कि परमिट पर पहले से लिखा होता था कि वन में उनके प्रवेश और वापसी का समय, फिर चाहे वहां कितनी भी घास या हरियाली या चारों तरफ चारा हो, पर अगर वह वनों में निर्धारित समय दिया जो गया हुआ है उससे भी ज्यादा रुकते हैं तो उन्हें जुर्माना देना पड़ता है। ठीक है,
तो यहाँ पे अभी हमने पहली एक चीज पढ़ी जिसमें कि उनको उन पे एक एक्ट चलाया गया था, अंग्रेजी सरकार ने चलाया था। उनकी जो कृषि चरगाहे थे उनको वो कम करने लगे थे, क्योंकि जो चरगाहे थे उनको वो किस में तब्दील कर रहे थे, कृषि में तब्दील करते। दूसरा, अब उनको वनों में जाने के लिए मना हो गया था। दो मुसीबत आपने देख ली। अब तीसरी मुसीबत की बात करते हैं। तीसरी बात, अंग्रेजी सरकार घूमतू परिवर्तन के लोगों पे को शक के नजरिए से देखते थे। उनके नजरिए में शक की बुनियाद पे जो लोग रहते हैं उनके बारे में बता रही हूँ। जो लोग गाँव जा जाकर अपनी चीजें बेचते हैं, व्यापार करते हैं, रिवर के लिए जो उनके झुंड होते हैं उनके लिए नए नए चरगाहे की खोज में रहते हैं, हर मौसम में अपनी रिहाइश को बदलते रहते हैं, मौसम में कि सर्दियों में वहाँ, गर्मियों में यहाँ बदलते रहते हैं, पर विश्वास नहीं करते थे। ये कुछ लोग हैं जिन पर विश्वास नहीं करते थे। यूनिट 1 में मैंने आपको इन सबका एग्जाम्पल और इनके जो क्या कहते हैं जैसे हमने गुज्जर बकरवाल पढ़ा था, समुदाय, ऐसे समुदाय हैं उनके बारे में बता रखा है यूनिट 1 में मैंने ऑलरेडी। एक बार वो भी देखिएगा। वो नहीं देखेंगे तो इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसे आपको जैसे नहीं समझ में आएंगे। अगर आपने वो देखा है ना तो आप खुद ही लिंक कर पाएंगे चीजों को, कि जैसे हाँ वो एक समूह था जो कि इस मौसम में यहाँ जाता था, इस मौसम में वो मौसम परिवर्तन करता था। एक समूह ऐसा था जो कि अपने जो रेवड़ होते हैं, जो झुंड होते हैं, उनके लिए चरगाहे ढूंढता फिरता था। एक ऐसा था जो कि चीजें बेचता था। तो इसे आप लिंक कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे वहाँ पिछले यूनिट में मैंने समूह के बारे में बता रखा है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि वह चाहते थे कि ग्रामीण जनता गांव में रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार निर्धारित हो। ऐसे लोगों को शांति प्रिय और कानून का पालन करने वाला माना जाता था। वो लोग क्या चाहते थे, जो ग्रामीण लोग है ना, ग्रामीण की जो जनता, वो गाँव में ही रहे, अपने जो क्या कहते हैं अधिकार है उनको उन गांव में ही रहे, उनकी रिहाइश और खेतों पर उनके अधिकार पे निर्धारित रहे। ठीक है, वो ये चाहते थे। और ऐसे लोगों को वो क्या कहते थे कि वो बहुत ज्यादा शांति प्रिय लोग हैं और कानून के पालन करने वाले लोग हैं, ऐसा वो मानते थे। ठीक है, उसके बाद वो ऐसा क्यों मानते थे और इनसे उनका क्या फायदा होता था। वो हर जो मतलब अंग्रेजी लोग हैं ना, वो कोई भी काम करते थे ना उसमें अपना ही फायदा देखते थे, तो उनमें उसका क्या फायदा था। इस तरीके से वे पहचान आसानी से कर पाते थे कि हाँ ये लोग ये हैं, ये लोग ये हैं। और उससे और एक चीज और कर पाते थे, वो क्या था कि उन पर नजर भी आसानी से रख पाते थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि घूमतों को अपराधी माना जाता था। जो ये लोग मतलब इधर उधर सर्दियों में इधर जाना उधर जाना, उन लोगों को अपराधी माना जाता था। इस वजह से 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम निकाला। हिंदी में, इंग्लिश में भी नाम बता देती हूँ, क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट पारित किया था। अब इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ उसके बारे में बताती हूँ कि इस कानून के अंतर्गत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदाय को अपराधी समुदाय की सूची में डाल दिया गया था। इस जो ये आपका जो इन्होंने के कानून मतलब ये कानून जो इन्होंने पारित किया है, क्रिमिनल ट्राइबल्स एक्ट, अपराधी जनजाति अधिनियम, इसके द्वारा दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों को मतलब चरवाहों के बहुत सारे समूहों को क्या माना गया, अपराधी माना गया। इसके बारे में इसके बाद हम इसके बारे में बहुत अच्छे से समझते हैं कि इसके बारे में और क्या है। बाकी मैं ये बता देती हूँ, इसमें से ज्यादा पूछा क्या जाता है। क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के बारे में बहुत ज्यादा आता है। और क्या कहते हैं जो ये जैसे जो एक्ट जो पूछे जाते हैं, जैसे मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था कि जो समुदाय के नाम है वो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, और जैसे नंबर में 2-2, 3-3 नंबर में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो जैसे कि वन अधिनियम क्या था, वन भूमि विकास अधिनियम, इस अधिनियम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं 2-2, 3-3 नंबरों में। और क्या कहते हैं वन अधिनियम के ऊपर आ जाते हैं, या फिर ये पूछ लेंगे कि जंगलों को आरक्षित करके उन लोगों ने क्या करा। और क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट पे तो बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ये तो आता ही आता है, एक में आ जाए या 2 में आता ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझ लिया। अभी क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट के बारे में हम और अच्छे से समझेंगे, एक्ट के बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसके आगे हम जानते हैं कि उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी ऐलान कर दिया गया था। इस कानून के लागू होते ही सभी समुदाय को कुछ खास अनुसूचित गांव मतलब बस्तियों में बसने के लिए आदेश सुना दिया गया था। यहाँ पे क्या हुआ कि जो कुछ नहीं, सभी समुदायों को कुछ अधिसूचित गांवों में और बस्तियों में रहने का आदेश सुना दिया गया था। ट्राइबल एक्ट का मेन जो वो है वो यही है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि बिना परमिट के लिए आवाजाही पर रोक थी, और ऊपर से ग्रामीण पुलिस हमेशा उन पर नजर रखती थी। क्यों? क्योंकि जो अंग्रेजी अफसर होते थे वो हमेशा क्या करते थे, हमेशा उनको शक की निगाहों से देखते थे, इसलिए। तो यहाँ पे हमारी तीसरी बात खत्म हो चुकी है। हमने पहले 3 बातों में क्या समझा, सबसे पहले कि चरगाहे कम होने लगे थे, फिर उनके बाद वन अधिनियम चलाया गया, वन में नहीं जा सकते, जंगलों में नहीं जा सकते, फिर तीसरी बात में हमने ट्राइबल एक्ट के बारे में पढ़ा है। अब हम चौथी बात देखते हैं कि उसमें क्या है। चौथी बात, अंग्रेजों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए लगान वसूल करने का हर संभव रास्ता अपनाया। मतलब लगान वसूल करने के लिए मतलब एक तरह से टैक्स, जो टैक्स लिया जाता है ना, वो टैक्स मतलब टैक्स मतलब जो कर लेते हैं, कर वसूल करते हैं, टैक्स लेते हैं, वो
वो उन्होंने टैक्स वसूल करने के लिए हर एक जो वो पैतरे आजमा सकते थे वो उन्होंने आजमाए। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जमीन मतलब किस किस चीज़ पे उन्होंने टैक्स लगाया, कि उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद की चीज़ों पे और यहाँ तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूल करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने किस किस चीज़ पे लगाया, जमीन, नहरों के पानी पे, नमक पे, खरीद की जो नॉर्मल चीज़ें होती है उन पे भी, और यहाँ तक कि जो उनके मवेशी या जो जानवर होते हैं उन पे भी। मतलब आप खुद सोच सकते हैं एक चरवाहा जो होता है वो बहुत बड़े झुंड रेवड़ों को अपने अंदर रखते हैं, तो उन सब पे टैक्स लगता होगा, तो सोचो कितना पैसा उनको देना पड़ता होगा। ऊपर से इनका तो टैक्स अलग जमीन वगैरह का तो है। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं कि 19वीं सदी के मध्य तक देश के अधिकतर चरवाही इलाकों में टैक्स लागू हो चुका था, कि मतलब 19वीं सदी के मध्य तक मतलब हर जगह पे मतलब चरगाहे थे उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि प्रति मवेशी टैक्स की दर जो थी वो बहुत जल्दी बढ़ती चली गई है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1850 से 1880 के दशक के मध्य टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लागू करके ठेकेदारों को दे दिया गया था। मतलब वो बोलियां लगा रहे हैं अपने इस काम के लिए। और उसके बाद ठेकेदारी पानी हेतु, मतलब ठेकेदारी मतलब जो पैसे वो ले रहे हैं हर पर है, क्योंकि ठेकेदार होता है ना, तो ठेकेदारी पानी हेतु ठेकेदार सरकार को जो पैसा देते थे, मतलब जो ठेकेदार सरकार है एक तरीके से, और ये चरवाहे लोग हैं वो जो उनको पैसे दे रहे हैं, तो ठेकेदारी पाने के लिए वो क्या करते थे, मतलब जो चरवाहे उनको पैसे दे रहे हैं उसे क्या कहेंगे, ठेकेदारी। ठीक है, और किसको दे रहे हैं, ठेकेदार को दे रहे हैं। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं कि पाने हेतु ठेकेदार सरकार को जो पैसे देते थे उसे वसूल करने और साल भर में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए वे जितना चाहे उतना कर मतलब वसूल कर सकते थे। मतलब ये नहीं है कि आज इतना हो रहा है तो कल भी इतना ही तुम मुझे कर दोगे, नहीं, आज अगर 5 रुपए कर दे रहे हो तो 10 रुपए कर कल देना पड़ेगा। ठीक है, तो में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो भाई कर बढ़ा देते थे जितना मर्जी उनका मन करता था उतना। उसके बाद हम पढ़ते हैं मतलब कल वसूल कर सकते, उनको तो कोई बोलने वाला ही नहीं है ना, क्योंकि अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि 1880 के दशक की शुरुआत तक सरकार ने अपनी कारिदों के जरिए सीधे चरवाहों से ही कर वसूल करना आरंभ कर दिया था। मतलब उन्होंने जो 1880 में जो वो लोग थे वो किसके जरिए, अपनी कारिदों के जरिए सीधे ही चरवाहों से कर वसूल करना स्टार्ट कर दिया था। अब ये नहीं कि तुम्हारे वो जानवर मतलब उसमें भी लग रहा है, लेकिन अब सीधा अभी उन्होंने कर लेना शुरू कर दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि हर एक चरवाहे को एक पास जारी कर दिया गया था, किसी भी चरगाहे में प्रवेश करने से पहले चरवाहों को एक पास दिखा के मतलब उनको पहले हर एक चरवाहे के पास एक पास जारी कर दिया गया था, जिसको अगर वो किसी भी चरगाहे में प्रवेश करना चाहते हैं पहले उन्हें वो पास दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो उनका क्या कहते हैं टैक्स है, मतलब जो जुर्माना है वो उनको भरना होगा, फिर उसके बाद वो कहीं अंदर जाएंगे। और ऊपर से उसके बाद लिखा है कि टैक्स चुकाना पड़ता था। चरवाहों के पास जितने पशु हैं उसमें कितने, मतलब मैंने लिखा तो मुझे थोड़ा बहुत पता रहता है, क्योंकि मुझे नहीं दिखता है ना, तो इस वजह से मैं खुद से ही मैं जानती हूँ कि हाँ क्या लिखा है थोड़ा, तो मैं फिर बोल देती हूँ। पूरा याद नहीं रहता क्योंकि इतना सब तो एकदम से नहीं याद हो पाता ना, मतलब याद तो रहता ही है बट फिर भी एकदम इस लैंग्वेज में मैं आपको पढ़ाना ज़्यादा कोशिश करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से बोल देती हूँ आपके पेपर में आपकी लैंग्वेज देखी जाती है, एनसीईआरटी से लिखोगे तो वाह वाह वाह, नहीं तो ना फिर बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि चरवाहे के पास कितने पशु है, उसने कितना टैक्स चुकाया है, ये सब उसके पास में लिखा हुआ ऑलरेडी रहता है। ठीक है, उसके बाद हम यूनिट 2.1 पे आ जाते हैं। इन बदलावों ने चरवाहों के जीवन में किस प्रकार की मतलब किस तरीके से प्रभावित किया। ठीक है, वैसे मैं ये पहले भी अगर ये नई भी होती ना 2.1 यूनिट, वैसे बहुत छोटी सी है यहाँ तक ही है, नई भी होती ना तो मैं वैसे भी ये बोलने वाली थी कि चीज़ कि वैसे मैं पहले पढ़ के बता देती फिर बताती। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इन चीज़ों की वजह से चरगाहों में भारी कमी उत्पन्न हो गई थी। मतलब जो चरगाहे हैं अब तो क्या कहते हैं, जैसे कि हमने पहली बात में देखा कि कृषि को बढ़ाने के लिए उन्होंने चरगाहे जो है उनको चरगाहे की जमीन को कृषि में तब्दील करना स्टार्ट कर दिया, तो चरगाहे कम होने लगे। तो इस कमी के उत्पन्न होते ही जैसे जैसे अधिक से अधिक चरगाहे सरकारी कब्जे में गए, वैसे वैसे चरगाहों का इलाका सिकुड़ने लगा, सिमटने लगा। ठीक है, मतलब क्या क्या चीजें उत्पन्न हुई हमने हेडिंग में ही पढ़ा है। तो एक तो ये हुई, उसके बाद जंगलों का आरक्षण का परिणाम यह हुआ कि गढ़ी और पशुपालन अब अपने मवेशियों को पहले की तरह वनों में नहीं चरा सकते थे। दूसरी बात में से अब चरगाहे खेतों में तब्दील होने लगे, तो बचे कुचे चरगाहों में जानवरों की तादाद बढ़ने लगी। इसका परिणाम हुआ कि चरगाहे हमेशा जानवरों से बड़े रहते थे। अब तक तो घूमते चरवाहे अपने मवेशियों को कुछ दिनों के लिए ही एक चरगाहे में रखते थे, और चरगाहे में तो कुछ दिनों के लिए दूसरे चरगाहे में रखते थे, ताकि पिछले चरगाहे में पुनः हरी भरी घास आ जाए। पर कैसे, आप खुद सोचो कि मतलब हर जगह का चरगाहा कम हो रहा है ना, एक ही जगह का तो नहीं हो रहा, मतलब पूरे इंडिया का हो रहा है।
तो इस वजह से मतलब जो बाकी होंगे वो भी तो जाएंगे ना। तो इस वजह से मतलब यहाँ पे चरगाहे, ये पहली बात वाले में से बता रखा है कि भाई चरगाहे की कमी पड़ने लगी थी, तो या तो मैं तब्दील हो गए तो चरगाहों की कमी पड़ गई। तो अब जहाँ जानवर एक समय पे है वहाँ पे रहते थे, फिर एक समय पे बिल्कुल भी नहीं होते थे, अब वहाँ पे हर टाइम जानवर ही रहते हैं। और चरगाहों में दोबारा घास आने के लिए क्या करते थे कि अब जहाँ वो कुछ महीनों तक रहते थे एक जगह पे, अब वहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए रह रहे, कुछ दिनों यहाँ कुछ दिनों वहाँ, ठीक है। उसके बाद में पढ़ते हैं कि चरगाहों की आवाजाही पर लगी बंदिशें उनके माप पैमाने के अनुसार नहीं थी। मतलब देखो, अब मैंने आपको यूनिट 1 में बताया कि गर्मियों में जैसा मतलब हमने कुछ चरवाहों के समुदाय के बारे में बात करी थी कि ये समुदाय गर्मियों में यहाँ मतलब इतने महीने मतलब गर्मियों में यहाँ रहता है, सर्दियों में यहाँ रहता है, कुछ बरसात में यहाँ रहता है तो सर्दियों में वहाँ रहता है, कुछ ऐसा था ना कि गर्मियों में तो बरसात में, सर्दियों में तो गर्मी में, ऐसे ऐसे। तो अब क्या है कि इनका मतलब हर एक चरगाहे का अपना कुछ एक समय होता है कि हाँ इसमें ये रहना है। पर वहाँ पे क्या था कि आप जैसे जो परमिट, मतलब परमिट बोल रही हूँ, क्या कहते हैं, पास जो जारी करा था उसमें लाइक नहीं, पास नहीं, आपको अभी मैंने पहले बताया था कि एक टाइम सीमा होती थी उनकी, ठीक है, जो परमिट होता था उनमें उसकी एक टाइम सीमा होती थी, आप यहाँ पे इतनी टाइम तक रुक सकते हैं अगर वो उनके चरगाहे हैं। और दूसरा जैसे उनके जो माप पैमाने होते थे उसकी वजह से क्योंकि उनकी आवाजाही पे बंदिश लगी हुई थी और अगर जाना भी हो तो परमिट दिखा के जाना पड़ता था, और परमिट में एक समय के अनुसार ही आप रह सकते हो। तो उनके जो आवाजाही है कि 6 महीने की, कि 6 महीने यहाँ रहेंगे फिर 6 महीने वहाँ रहेंगे, ठीक है। पर वहाँ पे क्या परमिट में लिखा है कि बस 2 महीने। तो जो आवाजाही पे बंदिशें लगी हुई है वो उनके माप पैमाने के अनुसार नहीं होती थी, ठीक है। और उसके बाद पढ़ते हैं कि चरगाहों का अंधाधुंध उपयोग होने के कारण चरगाहों का स्तर गिरने लगा था, जानवर के लिए चारा कम पड़ने लगा था, जिससे जानवर की सेहत और तादाद गिरने लगी थी और कमजोर और भूखे जानवर की बड़ी तादाद में मरने लगे थे। अब है देखो, जब चरगाहे कम हो जाएंगे तो जितने भी जानवर हैं वो उसी चरगाहे में आ जाएंगे, जो बचे कुचे चरगाहे हैं। तो उसमें जब वो आए तो क्या कहते हैं, वहाँ की घास कम हो गई, और घास कम हो गई तो मतलब अब मतलब जो पशुओं का चारा था उसकी कमी पड़ने लगेगी। अब जब उसकी कमी पड़ेगी तो जो क्या होता है नहीं, जो सेहतमंद है, जो अच्छा है वो देर तक टिकेगा। और एक थी शायरी सी, क्या थी वो, कि जो अच्छा है और बढ़िया है वो ज़्यादा टाइम तक रुकेगा, और जो खराब है तो वो जल्दी चला जाएगा। तो यही पे यहाँ पे होता है कि जो सूखे मतलब कमजोर और भूखे जो जानवर होते थे वो बड़ी तादाद में मरने लगे। भाई जो हस्त पुष्ट होंगे पहले से उनको ज्यादा टाइम लगेगा ना मरने में, इनको कम लगेगा। तो यहाँ पे हमारी 2.1 खत्म हो जाती है। यहाँ पे तो हमने यूनिट 2 स्टार्टिंग ही खत्म करी, फिर यहाँ पे 2.1 हो गया, 2.2 पढ़ते हैं। इसके बाद एक और स्लाइड में 2.2 का पूरा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद के वीडियो वो मतलब खत्म होगी। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये यूनिट 2 है और 3 है, ये थोड़ी लंबी हो सकती है, जैसे 30 मिनट की हो जाए, बट ये लंबी हो सकती है। बट फिर उसके बाद मैं ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स तो बहुत छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये यूनिट थोड़ी लंबी हो सकती है, पहले बोल देती हूँ। उसके बाद 2.2 चरवाहों में इन बदलावों का सामना कैसे किया, मतलब जो चरवाहे थे उन्होंने इन चीज़ों का सामना कैसे करा। इसमें कुछ ही लाइन लिखा, बाकी बात मैं लिखूंगी। इन परिवर्तनों पर चरवाहों के प्रतिकूल कई तरीके सामने आए, मतलब उन्होंने बहुत सारी चीजें अपनानी शुरू करी। कुछ चरवाहों ने तो अपने जानवरों की तादाद कम कर दी, भाई इतने सारे जानवर हैं, चरगाहे हैं नहीं भाई, कैसे काम चलेगा, तो उन्होंने अपने जानवरों की ही तादाद कम कर दी। और कुछ ने क्या करा, मतलब जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या करा, पहले तो बड़े बड़े मैदान ना होने के कारण, मतलब जो मैदान थे भैया वो तो खेती में यूज कर लिए गए तो वो तो कम हो गए, ना होने के कारण जब पुराना का उपयोग करना मुश्किल हो गया तो चरवाहों ने नए चरवाहे खोजने स्टार्ट कर दिए। तो अभी यहाँ तक हमने बस इतना पढ़ा। उसके बाद अब हम यूनिट 2.2 के बारे में इसके आगे पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें सबसे पहले जो मैं एक चीज बोलने वाली थी कि जो ये 2.1 है अगर नहीं भी होती तो मैं बताती, क्योंकि मैं इसलिए बताती कि जैसे मैंने बोला था कि मतलब देखो क्वेश्चन क्या आएगा कि जैसे उन्होंने किस तरीके से सामने करा, मैं वैसे भी बताती। ये लिखा हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है भाई, ये लिखा हुआ है, आप इसको एक तरह से आंसर के वे में ले तो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे करा, मतलब उनके लिए क्या क्या मुश्किलें सामने आई वो। अब उन्होंने भाई अपने ये जो यूनिट 2 स्टार्ट हुई है ना, वो एक तरीके से आप सोच लें कि क्वेश्चन बैंक है आपका, ठीक है, क्वेश्चन बैंक है। और जो यूनिट 2.1 है और यूनिट 2.2 है, ये एक तरीके से सोच ले कि क्वेश्चनों के आंसर है। ये देखो भाई क्या मुसीबतें सामने आई, ये मुसीबतें सामने आई, आंसर ही दे रखा है एक तरीके से यूनिट 2.1 में। 2.2 में क्या भाई मतलब उन्होंने कैसे उनका सामना करा वो दे रखा है। इसका अब क्या कहते हैं, इसके बारे में हम और अभी इसके बाद में जानते हैं। उससे आगे उसके आगे हम जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उदाहरण के तौर पे हमने ये देखा था कि वो लोग क्या कर रहे थे, नए चरवाहों की खोज में जाने लगे थे, ठीक है। यूनिट 2.2 चल रही है। उदाहरण के तौर पर ऊंट और भेड़ पालने वाले राइका समुदाय के लोग जो थे, मैंने यूनिट 1 में बताया है, वो उनके बारे में बात हो रही है कि 1947 में जब हमको आज़ादी मिली थी, ठीक है, 1947 में ना तो सिंध
में मतलब ना सिंध में वो प्रवेश कर सकते थे और ना ही जो सिंधु नदी है उसके पास अपने जानवरों को चरा सकते थे। ठीक है, ये वही चीज लिखी है यहाँ पे। उसके बाद मैं बताती हूँ, और पाकिस्तान और भारत के बीच में मध्य खींची रेखा ने उन्हें उस पार जाने से रोक दिया था कि भाई चलो पाकिस्तान में वो भारत में सब हो रहा है तो पाकिस्तान चले जाए, पर उसके बीच में खींची सीमा रेखा ने उन्हें उस पर जाने से रोक दिया। तो वो क्या कर रहे हैं चिंगला माफ करना। आगे बोलती है इसके रोक दिया, इसलिए वह हरियाणा के खेतों में कटाई के पश्चात अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाते थे और उनके मलमूत्र से जो खेत होते थे उनको खाद मिल जाती थी। अब वो क्या करते थे, हरियाणा में चले जाते थे, वहाँ के जो खेत होते थे उनकी जो कटाई हो जाती थी तो कहते हैं ना बचा कुचा जड़ वगैरह बच जाती है, तो उसे वो अपने जानवरों को खिला देते थे। ऑफकोर्स जानवरों का थोड़ी ना होता है कि खा लो फिर पट्टी करेंगे, वो तो खा लो, खाते जाओ, हगते जाओ, खाते जाओ, पट्टी करते जाओ। तो ये तो उनके जो मल मूत्र होते थे पट्टी वगैरह, उससे जो होता था कि खेतों को जो था खाद भी मिल जाती थी। उसके बाद हम पढ़ते कि समय बीतने के साथ कुछ समृद्ध चरवाहे जमीन खरीद कर एक जगह बसने लगे। जो समृद्ध समय बीतने के साथ साथ जो समृद्ध हो गए थे चरवाहे, वो अपनी जमीनें खरीद के भाई एक जगह बसने लगे। उसमें से कुछ नियमित तौर पर खेती करने लगे थे, कुछ लोग जो तो वो खेती करने लगे थे, जबकि कुछ व्यापार करने लगे थे। जिन चरवाहों के पास अधिक पैसा नहीं था वो क्या करते थे, वह साहूकार से ब्याज लेते थे, ब्याज पर कर्ज लेकर दिन काटने लगे थे भैया। जब उनके पास पैसा नहीं था तो साहूकार जो होता है ना उनसे वो ब्याज पे कर्ज लेने के, हाँ इतने % ब्याज पर मैं इतने पैसे ले रहा हूँ, अब उनके पैसे नहीं है तो चुका कैसे पाएंगे। तो बस इसी चक्कर में बहुतों के मवेशियां भी हाथ से जाते रहे। ठीक है, और वह श्रमिक बनकर रह गए, वह खेतों में अथवा छोटे मोटे काम करने लग गए थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इस सब के बाद भी चरवाहों ने न केवल आज भी जिंदा है, मतलब ऐसा नहीं है कि चरवाहे खत्म हो गए, कहीं आप सोचे कि इतना सब हुआ कि अब तो चरवाहे रहे नहीं होंगे, अभी भी चरवाहे हैं। ठीक है, अपितु हाल के दशकों में कई जगह उनकी जनसंख्या में भी बढ़ोतरी हुई है, जबकि किसी क्षेत्रों के जगहों में उन्हें जानने से मतलब जैसे किसी मैंने गलत पढ़ दिया, चरगाह लिखा है वहाँ पे, किसी क्षेत्र के चरगाहों में जाने में अगर उन पे पाबंदी लगाई जाती है ना तो कहते हैं ना एक नहीं तो दूजा सही, तो वही वाला बात है यहाँ पे। अगर कहीं चरगाहों में उनको जाने के लिए मना कर देते थे किसी क्षेत्र के, तो क्या करते थे, मैं पढ़ लेती हूँ पहले आपको बताती हूँ, बंदी लगा जाती थी तो वो अपनी दिशा बदल लेते थे और अपनी जो रेवड़ होती थी उनको छोटा कर लेते थे, उनकी संख्या कम कर लेते और नई दुनिया में मिजाज से तालमेल बिठाने के लिए दूसरे काम धंधे भी करना शुरू कर देते थे। तो वो क्या करते थे कि अगर कहीं चरगाहों में मतलब नहीं जाने दे रहे तो भाई वो कहाँ करेंगे, फिर से मतलब कहाँ से अपने जानवर को चराएंगे, खाना खिलाएंगे, फिर से वही समस्या उत्पन्न होती। तो इसलिए वो क्या करते थे, अपने रेवड़ों को कम कर देते थे, नया रास्ता मतलब वो रास्ता हटा के दूसरा रास्ता अपनाते थे और नई दुनिया में अपना कदम रखते थे और क्या करते थे, कुछ और भी धंधे करते थे। खाली ये नहीं कि हाँ जो जानवर है उनको चारा चराओ, उनसे मिलने वाला सामान से उसको बेचकर अपना जीवन यापन करो, नहीं। तो उसके बाद फिर हमें लास्ट बचा है, उसमें क्या बहुत सारे परिस्थिति वैज्ञानिक मानते हैं कि सूखे क्षेत्र और पहाड़ों में जिंदा रहने के लिए चरवाही ही सबसे ज्यादा व्यवहारिक रास्ता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे जो वैज्ञानिक है वो ये मानते हैं कि सूखे जो क्षेत्र होता है, पहाड़े वगैरह होते हैं, वहां पे रहने के लिए जो चरवाही है ना, मतलब चरवाही जो होती है, देखो मैंने बोला था कि ठेकेदार होता है वो ठेकेदारी लेते हैं, जो चरवाहे उनको कर देते हैं ठेकेदारों को, तो वो ठेकेदारी कहलाती है। ऐसे ही जो चरवाहों का काम है उसे चरवाही कहते हैं। जैसे वो है वो पहले सर्दियों में वहां रह लेते हैं, गर्मियों में यहाँ रह लेते हैं। और इसी जगह अगर हम होंगे तो हमारा क्या होगा कि हमें एक ही इन्वायरमेंट चलेगा, हम बदलेंगे तो हमारी सेहत पे भी थोड़ा नुकसान पड़ता है ना, हमें वो एक ही इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन चरवाहे लोग क्या होता है, उनका इन्वायरमेंट बदलता है लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी वजह से अगर सूखे और ऐसे पहाड़ों के क्षेत्र में रहना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें क्या आनी चाहिए, चरवाही आनी चाहिए। इसके बाद ये खाली इंडिया में ही नहीं हुआ, और भी देशों में हुआ है। तो यहाँ पे इसके बाद यही लाइन थी, मैंने यहाँ नहीं लिखी क्योंकि कोई काम की नहीं है, बस बता रखा है कि इसके बाद ऐसी ये खाली इंडिया में नहीं हुआ, और लोगों में मतलब और भी देशों में हुआ है, वहाँ पे भी लोगों ने संघर्ष किया है और बहुत सारी चीजें हुई हैं। मतलब इसके बाद हम यूनिट 3 करेंगे और यहीं पे हमारी जो यूनिट 2 है खत्म हो जाती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मैंने पहले बता दिया, अगर आई 2.1 है वो क्वेश्चन बैंक है, एक तरह से ये भी आपका क्वेश्चन बैंक है। तो बाकी क्वेश्चन किस में आएंगे मैंने वो बता दिया है, और क्वेश्चन के आंसर किस तरीके से आप लिख सकते हो और किन किन क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो और कौन से आंसर है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यहीं पे फिलहाल हमारी जो ये यूनिट 2 है वो यहाँ पे समाप्त हो जाती है। आई होप ये जो वीडियो है आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी, इसने आपकी थोड़ी सी ना थोड़ी हेल्प करी होगी। और जब अगर आप सोच रहे हैं कि हम ये कैसे मिलेगा, तो मैं पहले सोचती थी कि मैं ये जो आप इसी चैनल की शॉर्ट वीडियो पे डाल दूंगी, पर अब नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे
टाइम नहीं मिलता, बट मैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के डाल दूंगी। और बाकी ये रही हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 के, मैं इस वीडियो के एंड में ही दिखा दिया करूंगी। तो यहीं पे हमारी यूनिट 2 खत्म हो गई है, इसके बाद यूनिट 3 स्टार्ट होगी और हम दूसरे देश में हुए चरवाहों पे अत्याचार वो देखेंगे। और फिलहाल अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो, इसने आपकी थोड़ी सी भी मदद करी हो, या फिर इससे आपको कुछ समझने को मिला या थोड़ी हेल्प हुई, तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगी कि इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना और ना भूलें। आज पे थोड़े प्यारे प्यारे से कमेंट भी कर दीजिएगा। और जब कोई इंसान अपनी क्या कहते हैं अपना कुछ एफर्ट्स वगैरह लगाता है तो वो भी चाहेगा कि उसे भी थोड़ा क्या कहते हैं मोटिवेशन मिले। और जो मोटिवेशन किस लिए मिलता है, मतलब इतना एक काम करने के लिए कि क्योंकि 1 मिनट में नहीं बन जाता ये। आपको लग रहा है सुबह से मैंने पहले एक बार लिखा फिर वीडियो बनाई, फिर इसको रब करा, फिर दोबारा लिखा फिर वीडियो बनाई, फिर दोबारा रब करा, फिर तीसरी बार लिखा फिर वीडियो बनाया, और एक बार में ब्लैक बोर्ड पे लिखने से 2 घंटे लग जाता है मुझे, क्योंकि मैं सोचती हूँ जितना साफ से साफ लिख पाऊँ, क्योंकि मेरी जो राइटिंग है वो थोड़ी खराब है, तो इस वजह से। तो और मैं इतने एफर्ट्स और मुझे कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है जब आप लोग जैसे मैं देखती हूँ कि व्यूज आ रहे हैं या फिर कोई लाइक कर रहा है या फिर कोई कमेंट कर रहा है, इस वजह से। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगी कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट भी कर दीजिएगा, और मैं ऐसे ही आपके लिए प्यारी प्यारी वीडियोस लाती रहूंगी। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।